Hello students, welcome to our YouTube channel. Friends, my name is Dr. रविंद्र कुमार एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पर डे हर एक चैप्टर का BMS फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पदार्थ विज्ञान हो, क्रिया शारीर हो, अष्टांग हो, हम सबसे रिलेटेड पर डे एक एक चैप्टर का वीडियो लेके आते हैं। और उसी क्रम में आज हम लेके आए हैं आयुर्वेद निरूपण, जो कि पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है और ये फर्स्ट टर्म टेस्ट का सिलेबस है। फर्स्ट टर्म टेस्ट के सिलेबस में आता है ये, ठीक है। उसी के क्रम में हम डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर में सबसे पहले कहा गया है आयुर्वेद के पर्यावाचक शब्द। जो आयुर्वेद को अन्य नामों से जाना जाता है उसके लिए एक श्लोक लिखा हुआ है कि तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्र लक्षण तंत्र इत्य अर्थांतरम, ठीक है। और इसके अलावा एक जो बुक है आपकी, उसमें पीछे भी लिखा गया है कि आयुर्विज्ञान को भी आयुर्वेद का पर्यावाचक शब्द कहा गया है। तो टोटल ये आपकी बुक में आयुर्वेद के पर्यावाचक शब्द हैं। तत्र आयुर्वेद, आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण तंत्र और आयुर्विज्ञान, ये सभी के सभी अपने पास क्या हैं, आयुर्वेद के पर्यावाचक शब्द हैं। चाहे श्लोक आप याद कर लिए, चाहे सिंपल सीधा याद कर लिए, है ना, एक ही बात। ओके, इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आपकी बुक में है वो है आपके पास आयुर्वेद की निरुक्ति, यानी कि आयुर्वेद जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। निरुक्ति उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आयुर्वेद आपको लिखना है। ये क्वेश्चन जब आए, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन आते हैं, आयुर्वेद के पर्यावाचक शब्द लिखिए, आयुर्वेद की निरुक्ति, ठीक है। 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयुष प्लस वेद। आयुष में आयु मतलब कि जीवन काल, ठीक है, और वेद का मतलब विद धातु होता है इसमें, और उसका मतलब होता है जानना, ठीक है, किसी के बारे में जानना, ज्ञान प्राप्त करना। तो आयुर्वेद का मतलब आयु के बारे में जानना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना आयुर्वेद के लक्षण, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आयुर्वेद की निरुक्ति लिखिए, आयुर्वेद के पर्यावाचक शब्द लिखिए, आयुर्वेद के लक्षण लिखिए। तो ये जो पॉइंट हैं इनका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, ठीक है। आपका बुक क्लियर हो रहा है और आपका थ्योरी क्लियर हो रहा है, आपका साथ में क्वेश्चन का भी आपको पता चल रहा है, आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ठीक है, एग्जाम में। चलिए, आयुर्वेद के लक्षण तो आपके लिए इसलिए परफेक्ट आपको जो श्लोक है वो याद करना ही करना है। श्लोक है हिताहितम हिताहितम सुखम दुखमस्तस्य हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिताहितम, हिताहितम मानम च तच्च, मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। स्टूडेंट्स, आपको श्लोक को उच्चारण बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अच्छा, जब आप बोलते हैं तो आपको संधि विच्छेद करके बोलना है, लेकिन आपको लिखते टाइम आपको प्रॉपर आपको संधि युक्त करके ही लिखना है, ठीक है, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है उसी तरह लिखना है। बोलते टाइम आप संधि विच्छेद करके लिख सकते हैं। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया गया है। जब हम आयु की बात करें, आयुर्वेद में किसकी बात करते हैं, आयु की, तो यहाँ पर 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया गया है कि आयुर्वेद का लक्षण क्या है। तो हित, सुख, दुख, ठीक है। यहाँ पर देखिए हितायु, हिताहितम यानी कि हितायु, और देखिए यहाँ पर अपने पास जो हिताहितम है ना, इसमें 2 वर्ड हैं, हित और अहितम, ठीक है। हिताहितम यानी कि हित अहितम, तो हितायु अहितायु। सुखम यानी कि जो सुख वाली आयु होती है, सुखयुक्त आयु होती है वो, एंड दुखम आयु स्तस्य, और दुख वाली आयु। ये जो आयु लिखा हुआ है ना, दुखम आयु, तो ये आयु 4 प्रकार की आयु के लिए कहा गया है, ठीक है ना। तो अपने पास 4 प्रकार की आयु होती है, हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु, ये 4 प्रकार की आयु होती है। और इसमें जो मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते, यानी कि इन जो 4 प्रकार की आयु में जो अपने पास आयु का प्रमाण होता है, वो आयु का स्वरूप होता है, वही अपने पास क्या है, वो आयुर्वेद है,
ठीक है। आयुर्वेद का लक्षण है कि अपने पास ये 4 प्रकार की आयु होती है, यही क्या है आयुर्वेद का लक्षण है। तो इस श्लोक आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयु की परिभाषा या उसके घटक, ठीक है। यानी कि जो हम बात कर रहे थे कि आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयुष प्लस वेद। यहाँ पर जो आयु है, सबसे पहले आयुर्वेद की नियुक्ति देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं आयु की परिभाषा, ठीक है। आयु की परिभाषा बोल दीजिए, आयु का लक्षण बोल दीजिए, ठीक है। आयु की परिभाषा या आयु का लक्षण बोल दीजिए, या फिर आप आयु के घटक भी बोलेंगे तो वो भी इसी सूत्र से निकल के आएगा, इसी श्लोक से निकल के आएगा। क्या श्लोक है? अच्छा, जो मैं श्लोक लिखा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो नहीं होगा मैं बिल्कुल नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, और मैं खुद उसको नहीं लिखाऊंगा। और यहाँ पर स्टार मार्क का मतलब वही है कि आपको याद करना है। तो श्लोक क्या है देखते हैं। शरीर इंद्रिय सत्वात्म, शरीर इंद्रिय सत्वात्म। आप मेरे साथ बोलकर ट्राई करिएगा, आपको याद होगा। सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम, नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते, ठीक है। नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्याय रुच्यते, ठीक है, रुच्यते। तो देखिए लिखा हुआ है शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्याय आयु रुच्यते, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल आयु की परिभाषा में आपको ये श्लोक लिखना है, ठीक है। और आयुर्वेद के घटक क्या क्या, आयु के घटक क्या क्या हैं, तो आयु के 4 घटक बोले गए हैं। वो हैं, आयु के घटक की बात करें तो इस वाले वर्ड में आयु के 4 घटक दिए गए हैं, ठीक है। 4 घटक कौन से हैं? शरीर, सेकंड है इंद्री, ठीक है, कितने प्रकार की इंद्री होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होती जाएंगी, ठीक है। सत्व, सत्व का मतलब होता है अपने पास मन, ठीक है, मन का पर्यायवाचक शब्द होता है सत्व। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म, ठीक है, आत्म यानी कि आत्मा। तो ये इनका संयोग होता है, वो होता है क्या? आयु, ठीक है। तो आयु 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, शरीर, इंद्रिय, सत्वात्म, ठीक है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ठीक है, आत्मा। इन चारों से अपने पास क्या मिलती है? ये हैं आयु के घटक। अब देखते हैं तो आयुर्वेद का आयु की परिभाषा या आयु का लक्षण ये क्या कहलाता है। तो शरीर, इंद्रिय, सत्वात्म, धारी और जीवित, नित्यग और अनुबंध, पर्याय आयु उच्यते, यानी कि ये आयुर्वेद के क्या है? पर्यायवाचक शब्द हैं, ठीक है। यानी कि इस परिभाषा का मतलब यही है कि आयुर्वेद को आयु के पर्यायवाचक शब्द क्या क्या हैं। तो शरीर, इंद्रिय, सत्वात्म, ठीक है, ये पूरा वर्ड है, ठीक है, शरीर, इंद्रिय, सत्वात्म, ये धारी, जीवितम, नित्यग और अनुबंध। यहाँ पे 2 शब्द हैं, नित्यगस्य, नित्यग और चैमिने और, ठीक है, नित्यगस्य अनुबंधस्य, नित्यग और अनुबंध, ये पर्याय आयु उच्यते, पर्यायवाचक शब्द है, आयु के कहे जाते हैं, उच्यते मतलब कहे जाते हैं। तो एक वर्ड, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये टोटल अपने पास क्या है? आयु के पर्यायवाचक शब्द कहे जाते हैं। क्लियर है? शरीर, इंद्रिय, सत्वात्म, धारी, जीवितम, नित्यगस्य, अनुबंधस्य, अनुबंध और नित्यग, ठीक है, नित्यग, अनुबंध, ये आयु के 5 पर्यायवाचक शब्द कहे जाते हैं। यही आयु की परिभाषा है या फिर यही लक्षण है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब थ्योरी या कह दीजिए लॉ, ठीक है, थ्योरी या लॉ, ठीक है। लॉ का मतलब जैसे कि आपने बहुत सारे साइंटिस्ट के डाल्टन्स लॉ, ठीक है, किसी की थ्योरी आपने पढ़ी हुई हैं, तो उन सिद्धांत का मतलब क्या होता है? जनरल डेफिनेशन आप समझ जाते हैं। सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने उनको बहुत बार प्रयोग किया है और प्रयोग करने के बाद उनके कारण दिए हैं, उसके आधार पर उसको क्या माना जाता है? सिद्धांत। उसने बहुत सारे प्रयोग किए, प्रयोग के आधार पर उसके कारण दिए, इस बात की पुष्टि करी और पुष्टि करने के बाद वो क्या बन गया? एक सिद्धांत बन गया।
सिद्धांत आयुर्वेद में टोटल 4 प्रकार के हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और चौथा है अभ्युपगमन सिद्धांत। ठीक है, 4 वर्ड सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, SPA, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगमन। ठीक है, 4 सिद्धांत हैं। सर्वतंत्र का मतलब, जैसा कि वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है, सर्वतंत्र का मतलब होता है कि बहुत सारे शास्त्र हैं। ठीक है, तो एक शास्त्र में प्रसिद्ध है वह जो सिद्धांत है। जैसे हमने कोई होता है ना कि एक साइंटिस्ट अपना कोई सिद्धांत दे देता है, दूसरा साइंटिस्ट उसको खारिज कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे कि एक शास्त्र में प्रसिद्ध कोई सिद्धांत है वो दूसरे शास्त्र में भी प्रसिद्ध होता है, यानी कि दूसरे शास्त्र में उसको बिना किसी हेरा फेरी के मान लिया जाता है। अच्छा, जैसे कि आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझिए एक रोग की एक कोई दवाई है। ठीक है, इस रोग में वही चिकित्सा पद्धति है, अगला जो शास्त्र है उसमें भी उसकी सेम चिकित्सा पद्धति है, तो उसको क्या कहा जाता है? सर्वतंत्र कहा जाता है। प्रतितंत्र का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि एक जो शास्त्र है उसमें कोई चिकित्सा पद्धति है वो दूसरे शास्त्र में नहीं है, एक शास्त्र उसको मानता है दूसरा उसको नहीं मानता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपोजिट, यानी कि प्रतितंत्र सिद्धांत। अधिकरण का सीधा सीधा मतलब ये होता है अधिकरण सिद्धांत का, जैसे कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई टॉपिक आया और उस पर से उनका जो कन्वर्सन है वो अपने पास उन्होंने किसी और वाक्य को अपने पास और अधिकरण यानी कि और मुद्दे को उन्होंने उठा लिया। हम किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उन्होंने और किसी मुद्दे को साथ में उठा लिया, उसी से रिलेटेड टॉपिक, तो ये होता है अधिकरण। ठीक है, और अभ्युपगमन सिद्धांत, अच्छा ये सब थ्योरी है ना, आप इसको समझ सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं सारी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभ्युपगमन का मतलब होता है कि अप्रमाणित, ठीक है, और जो अपरीक्षित यानी कि जिसका हमने परीक्षण नहीं किया है, अप्रमाणित है और अहेतुक बात है, यानी कि उसका कोई तुक नहीं है, हेतु उसका कोई कारण नहीं है, उनको जब कोई ज्ञानी लोग होते हैं, वैध लोग होते हैं, वो वाद विवाद के समय मान लेते हैं। यानी कि 2 व्यक्तियों में वाद विवाद चल रहा है तो वैध वाद विवाद कर रहे हैं, तो अहेतुक बात यानी कि जिसका कोई लॉजिक नहीं होता या जिसको प्रमाणित नहीं किया है उसको भी वो वाद विवाद के समय मान लिया जाए, तो वो कहलाता है अभ्युपगमन। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, तो उसमें जैसे द्रव्य को कभी अपने पास क्या मान लेते हैं? प्रधान मान लेते हैं, कभी गुण को प्रधान मान लेते हैं। ठीक है, ये बस अपने पास विचार विमर्श के समय, वाद विवाद के समय, तो इसमें वाद विवाद मेन है। ठीक है, अधिकरण में 2 जब व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसमें अपने पास किसी तीसरे अधिकरण का आ जाना। ठीक है, और सर्वतंत्र प्रतितंत्र आपको सिंपल ही है। सर्वतंत्र जो दोनों यानी कि जो सभी शास्त्रों में एक जैसा हो, सभी शास्त्रों में मान्य हो, प्रतितंत्र जो एक शास्त्र में मान्य हो दूसरे शास्त्र में मान्य नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। ठीक है, ऊपर वाले आयुर्वेद के सिद्धांत थे, यहाँ आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत की बात की जा रही है, और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरी पदार्थ में या आयुर्वेद में कहीं भी बात करिए ये टॉपिक आते रहेंगे आपको। ठीक है, ये मतलब आप समझ लीजिए ये जर्नल पॉइंट हैं। ठीक है, जर्नल पॉइंट, आपको इनको बारे में धीरे धीरे आप जब पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ पता चलता जाएगा। ठीक है, अभी कितना भी लाइट लीजिए, कितना भी आप इसको अच्छे से अभी पढ़ लीजिए तो आपके आयुर्वेद में आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये बेस है आयुर्वेद का। ठीक है, सबसे पहला है त्रिगुण। ठीक है, फर्स्ट है त्रिगुण। तो त्रिगुण कौन कौन से होते हैं? 3 गुण। 3 गुण आयुर्वेद में हैं अपने पास, किसी भी ह्यूमन बीइंग में 3 गुण पाए जाते हैं। एक होता है सत्व, एक होता है रजस, और तीसरा होता है कौन सा? तमस। ठीक है, अच्छा जो वाग्भट्ट थे, ठीक है, आचार्य वाग्भट्ट थे, उन्होंने इन्हें कहा, क्या कहा है? महागुण कहा है, महागुण। ठीक है, क्यों महागुण कहा है? क्योंकि अपने पास ये किसी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इनमें से अच्छा एक नहीं करता है अपने पास। देखिए, अगर इन तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है तो वो क्या होती है? प्रकृति होती है। ठीक है, प्रकृति। और अच्छा, प्रकृति का आप ऐसे मतलब नहीं समझेंगे, आप इसका अपोजिट बोलूँ, अपोजिट होता है विकृति। विकृति यानी कि कोई रोग हो गया। ठीक है, अगर तीनों गुणों की साम्यावस्था है तो प्रकृति होगी, तीनों गुणों की असामान्य हो गए तो क्या हो जाएगी? विकृति हो जाएगी, कोई रोग हो जाएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति में तीनों ही गुण पाए जाते हैं, बट प्रधान गुण कौन सा होता है? उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सत्वगुण। सत्वगुण वाला व्यक्ति क्या होता है? बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, या उसको ऋषि बोला जाता है। तमस व्यक्ति वो होता है जिसमें अहंकार क्रोध वगैरह ज़्यादा होता है, वो तमस व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। और रजस मतलब कि राजा। ठीक है, जो राजा होता है, जैसे राजा के जो गुण होते हैं वो अपने पास राजस हो गया। तमस यानी कि अहंकार क्रोधी व्यक्ति। ठीक है, दानव।
और रजस मतलब कि अपने सत्व मतलब कि जो साधु पुरुष वगैरह, ठीक है, शांत स्वभाव के। तो ये हैं अपने पास गुण, ठीक है, तीनों अच्छे से क्लियर हैं। नेक्स्ट है अपने पास पंच महाभूत, ठीक है, पंच महाभूत। तो पंच महाभूत होते हैं अपने पास 5, जैसा कि पंच महाभूत, ठीक है। इसको आपको सीक्वेंस में याद करना है, आपसे स्ट्रिक्टली अभी बोल रहे हैं, आपको ये सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे, चाहे आप अभी करिए या बाद में, ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। इनके बहुत सारे गुण हैं, बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे इनको, ठीक है। अभी के लिए मैं बस आपको पंच महाभूत बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, दोष धातु मल में अपने पास पंच महाभूत भी होते हैं। दोष में जो दोष होते हैं, जैसे वात पित्त कफ, उनमें कौन से महाभूत की प्रधानता होती है। जैसे दोष में अपने पास वायु और आकाश की प्रधानता होती है, पित्त में अग्नि की होती है, कफ में पृथ्वी और जल की होती है, ठीक है। इसके बाद जैसे धातु होती हैं, सप्त धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनमें कौन से महाभूत की प्रधानता होती है। मल में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसी चैप्टर में हम इतना ही पढ़ रहे हैं कि केवल पंच महाभूत कौन से होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आपको बस एज इट इज़ ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ अभी के लिए कि अपने पास दोष कौन कौन से होते हैं। दोष होते हैं अपने पास वात, पित्त और कफ, ठीक है। अच्छा, ये त्रिदोष में आगे आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब तो अपने को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि अपने पास पंच महाभूत अपने क्या हो गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। त्रिदोष में अपने पास पहला है वात, ठीक है, दूसरा है पित्त और तीसरा है कफ। वात में अपने पास कौन से महाभूत की प्रधानता है। वात में है अपने पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको सीक्वेंस में याद रखना है। तो वात में आकाश और वायु की प्रधानता है। वात मतलब कि वायु, ठीक है। वात में है प्रधानता होती है आकाश प्लस वायु की, ठीक है। पित्त में होता है अपना थर्ड वाला अग्नि, और अपने पास लास्ट वाले कफ में अपने पास पृथ्वी और जल, इन दो की प्रधानता होती है, जल प्लस पृथ्वी, ठीक है। ये हो गया अपने पास सीक्वेंस। तो आपको सिंपल याद हो गए त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ, इसमें किन किन की प्रधानता होती है। पहले दो की आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। और वात, पित्त, कफ ये भी आपको सीक्वेंस में ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है सप्त धातु व ओज। सप्त धातु, जैसा कि मैंने अभी आपको बोल के बताया था, सप्त धातु कौन कौन सी होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और लास्ट शुक्र, ठीक है। ये 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं होती हैं। ये भी आपको सीक्वेंस में ही याद करिएगा इनको, ठीक है। और एक ओज को भी ध्यान रखिए। ओज को अपने पास क्या कहा गया है, ओज होता है जो आयुर्वेद में सारभूत धातु है ना होती है। ये अपने पास इसको बहुत महत्व वाली होती है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, ओज को हम सप्त धातु के साथ इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम उपधातु भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे तो, ठीक है। तो अभी के लिए आप ध्यान रखिए 7 धातुएं और ओज ध्यान रखिए, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। यहाँ स्टूडेंट हम केवल अपने पास यहाँ पर आयुर्वेद के जो मौलिक सिद्धांत हैं, जो मेन वर्ड हैं, यानी कि मौलिक बेस है, उसको हम अभी क्लियर कर रहे हैं कि त्रिगुण हो गया, पंच महाभूत हो गया, त्रिदोष हो गया, सप्त धातु कौन सी होती हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं जो अपने पास सट पदार्थ हैं, ठीक है। आयुर्वेद में सट पदार्थ होते हैं। कौन कौन से सट पदार्थ हैं, सीक्वेंस में सारा कुछ, द्रव्य, गुण, इन सभी के एक एक चैप्टर्स हैं स्टूडेंट, है ना। इसलिए ये यहाँ पर समझाए भी नहीं जा सकते, है ना। सबके अलग अलग चैप्टर्स हैं। द्रव्य का अलग है, गुण का अलग है, कर्म का अलग चैप्टर है, सामान्य और सामान्य विशेष समवाय का एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, सामान्य विशेष और समवाय, ठीक है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष और समवाय, ठीक है। जिसमें से द्रव्य को अपने पास आई थिंक टर्म टेस्ट 1 में ही आएगा अपने पास। इसमें से ये चैप्टर टर्म टेस्ट 2 में आते हैं, और ये चैप्टर नंबर जो टर्म टेस्ट 3 है उसमें जाके आएगा आपको, ठीक है। तो सट पदार्थ कौन से हो गए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष और समवाय। अच्छा, इसके बाद अग्नि व स्रोतस,
अग्नि व स्रोतस, आपको अग्नि व स्रोतस के विषय में मैं आपको बताऊं तो अपने पास अग्नि को वैसे तो एक ही होती है, बट यहाँ पर अग्नि को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 13 प्रकार। 13 प्रकार जो मैं बता रहा हूँ वही, बस ओनली इतना ही ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं रखना आपको। अग्नि को टोटल 13 प्रकार में डिवाइड किया गया है, और 13 प्रकार से मतलब कि 13 प्रकार मतलब कि 3 पार्ट में होता है। जैसे फर्स्ट होता है अपने पास जठराग्नि। जठराग्नि का जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो उनको बताऊं, जठर का मतलब होता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस अपने पास क्या हो गया, एक। उसके बाद सेकंड है धात्वाग्नि। धात्वाग्नि के यानी कि संधि विकसित करके धातु प्लस अग्नि। धातुएं कौन सी होती हैं, सप्त धातु, जो अभी हम पढ़ के आए हैं यहाँ पर, ये रही स्टूडेंट सप्त धातु 7। तो इनमें हर एक में एक अग्नि होती है, तो उसकी बात करते हैं। तो 13 प्रकार की 13 प्रकार की टोटल होती है, उसमें जठराग्नि 1, जठररस 1, धात्वाग्नि, टोटल धातुएं होती है 7, तो धात्वाग्नि भी हो गई 7। और थर्ड होता है अपने पास भूताग्नि। भूताग्नि, ठीक है। भूत यानी कि जो पंच महाभूत होते हैं, तो पंच महाभूत कौन से होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, टोटल 5 होते हैं, तो 5 ही क्या हो गए, धातुएं। 7 5 12 और 1 13, टोटल इस प्रकार 13 अग्नि हो गए अपने पास। अच्छा, स्रोतस भी अपने पास। स्रोतस क्या होता है, स्रोतस होता है, वर्ड ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, मैं आप स्रोतस की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ। स्रोतस किसको बोला जाता है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। शरीर में जो धातु या द्रव्य मलों के परिवहन के लिए जो मार्ग होता है, परिवहन के लिए जो मार्ग होता है वह क्या कहलाता है, स्रोतस कहलाता है, वह स्रोतस कहलाता है, ठीक है, वह स्रोतस कहलाता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी जो शरीर के अंदर मलों का परिवहन हो गया, धातु हो गए, उनके परिवहन के लिए जो मार्ग होते हैं उनको स्रोतस बोलते हैं, ठीक है। वर्ड क्लियर है, ठीक है, यही डेफिनेशन आपको लिखनी है आए तो। अच्छा, इसके बाद अपने पास हमने द्रव्यगत जो अपने पास 60 पदार्थ थे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभाय, ये सारा कुछ पढ़ लिया है। अब एक और है रस आदि पंच पदार्थ, ठीक है। रस आदि पंच पदार्थ कौन से होते हैं, इसमें होते हैं अपने पास सट रस, गुड़, वीर्य, विपाक और शक्ति, ठीक है। ये सट रस हैं अपने पास, ठीक है। नाम वर्ड ध्यान रखते जाइए, बस आपका क्लियर रहेगा बेस आपका। सट रस कौन से होते हैं, सट रस, गुड़, वीर्य, विपाक और शक्ति, ठीक है। अब एक लास्ट बचा है आत्मा और परमात्मा, ठीक है। बहुत ही विशाल टॉपिक है पढ़ने को, तो ठीक है। क्या क्या पढ़े इसमें से टोटल, अच्छा ये हम टोटल कितना हो गया अपना, ठीक है। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत टोटल 10 होते हैं, ठीक है। तो उसमें से त्रिगुण, पंचमहाभूत, त्रिदोष और सप्तधातु, ठीक है, टोटल 4 4 8 ये हो गए, ठीक है। और यहाँ 2 और हैं, ठीक है, वो टॉपिक भी आपको बताऊँगा, ठीक है। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपने पास आत्मा और परमात्मा, ठीक है। अच्छा, आत्मा परमात्मा में एक श्लोक है, निर्विकार परमात्मा सर्वभूत गुण इंद्रिय, ऐसा करके एक श्लोक है। पर आप बस ये ध्यान रखिए कि आत्मा क्या होता है और परमात्मा क्या होता है। बिना जो भी अपने पास आत्मा का जो अंश होता है वो परमात्मा कहलाता है, आत्मा का जो अंश होता है वो क्या है, परमात्मा। यानी आप बोल सकते, सॉरी उल्टा है, जो परमात्मा होता है वो बड़ा होता है, उसका कोई अंश, छोटा अंश, वो क्या कहलाती है, आत्मा कहलाती है ना। मतलब ये था कि परमात्मा मान लीजिए विशालकाय हो गया, उसका एक छोटा सा अंश आत्मा होती है, जो कहाँ स्थित होती है, मनुष्य शरीर में स्थित होती है, ठीक है। क्लियर, बस इतना। नेक्स्ट है अपने पास 24 को संस्कृत में बोलते हैं चतुर्विंशत, और 25 को पंचविंशत, ठीक है। 24 या 25 अपने पास तत्व होते हैं, जो हर जो आयुर्वेदाचार्य हैं उन्होंने अपने पास अलग दिए हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें अपने पास चतुर्विंशत अगर की बात करें, चतुर्विंशत हो गया, और दूसरा हो गया अपने पास पंचविंशत, ठीक है। तो जो चरक होता है, चरक जो ऋषि हैं उन्होंने अपने पास 24 माने हैं, चतुर्विंशत माने हैं, और सुश्रुत ने उनको क्या माना है, 25 माना है। तो ध्यान रखिएगा, सुश्रुत ने
25 माना है और चरक ने क्या माना है, 24 माना है। चरक 4 24, चरक 24, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए। चरक 24 और सुश्रुत ने उनको क्या माना है, 25 माना है, ठीक है। अच्छा, ये जो गुण हैं, ये तत्व हैं, ये अपने पास इनमें से कोई भी तत्व नहीं है, ये अलग ही हैं, अलग प्रकार के हैं, ठीक है। आपको वैसे बताऊं, इसका आगे जाके श्लोक है जो द्रव्य टॉपिक है, आई थिंक उसमें जाके है, कहीं पे है आगे, और उसका वो है गुड़ टॉपिक में है। गुड़ जो चैप्टर है यहाँ पर, द्रव्य गुण कर्म वाले, यहाँ पर ये जो चैप्टर है गुड़ वाला चैप्टर, इसमें है सार्था सार्था प्रयत्नांत परादय ऐसे करके एक श्लोक है, ठीक है, वो आगे आपको पता चलेगा उसका, ठीक है। सार्था गुरवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय, ये श्लोक है, सार्था गुरवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय, ऐसे करके अपने पास टोटल 24 गुण आते हैं, उसके आगे बात की जाएगी, ठीक है। और इसके बाद पुनर्जन्म व मोक्ष। पुनर्जन्म या मोक्ष का मतलब ये हो गया कि मृत्यु हो गई और अपने पास क्या हो गया, मोक्ष का मतलब डायरेक्ट मृत्यु। अब मृत्यु से रिलेटेड आप जो लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, शाश्वत होता है और मृत्यु होकर रहती है, ठीक है, बस इतना, ओके। तो स्टूडेंट, ये लगभग 25 मिनट्स में अपना चैप्टर क्लियर था, ठीक है। हमने चैप्टर को, आयुर्वेद निरूपण को हमने टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज स्टार्ट किया था, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली स्टार्ट किया है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं चाहूँ तो इसको और अलग तरीके से करा सकता था, बट बुक के अकॉर्डिंगली आप बुक देखते जाइए और इसको पढ़ते जाइए, डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को, जिससे आप फर्दर आपको इसको देख पाएँ, और अपने जो क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे बेसिकली आपका सारा कुछ क्लियर हो, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, हमने सारा कुछ क्लियर किया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो टॉपिक में, कहीं भी किसी भी वर्ड में, तो आप कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।